गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजिटल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होता है, हम लोग उसको समझते हैं। जैसे आप लोग समझो कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है। जैसे ये एक्सप्रेशन हमारे पास कि 5 + 10 × 20 - 4 / 2। तो ऐसी एक्सप्रेशन को जो हम लोग सोल्व करते हैं तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है मैथ के अंदर। ये हमें पता है कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस, इस तरह से ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले 5 और 10 को हम लोग ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ क्या होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का नियम इसमें लागू होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर दिए गए हैं। एक प्लस का हो गया, एक मल्टीप्लाई, एक माइनस, एक डिवाइड। तो किसी एक्सप्रेशन में उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर को निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। 3-4 ऑपरेटर है इसके अंदर, 4 ऑपरेटर है, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। तो इसके अंदर उच्च प्राथमिकता वाला ऑपरेटर कौन सा है? तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवाइड और मल्टीप्लाई जो होते हैं वो प्लस और माइनस से पहले सॉल्व होते हैं, तो उनकी प्राथमिकता उच्च होती है, यानी ज़्यादा होती है उनकी प्राथमिकता। तो इसी नियम को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बोलते हैं। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सोल्व करने से पहले सोल्व करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिवाइड को सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, डिवाइड को सोल्व किया, 4 / 2 किया तो हमारे सामने क्या उत्तर आ गया, 2 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को करते हैं। हमने 10 × 20 किया तो हमारे सामने क्या आ गया, 200 आ गया, ठीक है। और उसके पास हमारे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो ये एक नई एक्सप्रेशन बन जाएगी। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 203। तो इसमें हुआ क्या है, आप लोग देखो, वही नियम लगा है मैथ का, बोर्ड मास का, और ये हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर लगता है कि इसमें उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर को निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें एग्जीक्यूट किया जाता है और इस नियम को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक C++ का माना जाता है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो हर लैंग्वेज के अंदर होता है। तो C++ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर देखो क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हमारे पास उस दौरान कोई विशेष परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय लेने या किसी प्रोग्राम की या किसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए ऐसे हमारे सामने परिस्थिति आ जाती है, या कोई हमें निर्णय लेना है कि हमें किसी चीज़ को बार बार दोहराना है, ठीक है, या कोई कंडीशन हमने लगानी है। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। और इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर का उपयोग करके ही हम लोग कोई निर्णय ले सकते हैं, किसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। तो वो उस टाइम हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही उपयोग किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीक्वेंस स्ट्रक्चर, नंबर 2 सिलेक्शन स्ट्रक्चर और नंबर 3 लूप स्ट्रक्चर। और आगे हम चलते हैं, सबसे पहला हमारा समझते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर को देखो क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है एक क्रम के अंदर चलना। क्लियर है यहाँ तक बात, कि क्रम के अंदर हम लोग चलते हैं। हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी काफ़ी सारे हमने लाइनें उसमें लिखी है, मान लो 20 लाइनें लिखी है। तो वो एक क्रम से, एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है। देखो कि प्रोग्राम में जिन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होने के बाद क्रम से अगली पंक्ति में लिखे गए स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है, छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमने एक सिंटेक्स लिखा है कि मान लो मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा इंटीजर a, b, तो वेरिएबल ले लिए, और आगे वाला हमने लिखा c = a + b। ये हमारा कहलाएगा पहला स्टेटमेंट और ये हमारा कहलाएगा दूसरा स्टेटमेंट। यानी हमने एक छोटा सा सिंटेक्स से हमने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो क्रम से जब चलते हैं तो पहले हमारा पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर क्रम से अगली पंक्ति में लिखा गया जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसी तरह से जितने भी स्टेटमेंट हमने लिखे हैं वो क्रम से चलते जाते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक बात? दोबारा देखते हैं, प्रोग्राम में जिन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होने के बाद क्रम से अगली पंक्ति में लिखे गए स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होता है वो हमारा कहलाता है
सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखो, सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट को कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इसके अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कोई ना कोई कंडीशन लगा दी जाएगी और ये कंडीशन के बेस पर ही एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो कंडीशन मैच हो जाती है तो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट हो जाता है, अन्यथा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और स्विच केस। दोबारा इसको समझो कि ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम में कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होता है। एक कंडीशन लगा दी जाएगी, उस कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर हमारी कंडीशन मैच करती है, मिलान हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? 3 प्रकार के होते हैं ये, कौन कौन से? पहला इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरा हमारा स्विच केस। तो चलते हैं हम पहला देखते हैं इफ स्टेटमेंट हमारा क्या चलता है। इफ स्टेटमेंट को देखो क्या होता है। इफ क्या होता है? इफ एक कंडीशन ब्लॉक होता है। क्या चीज़ होती है? एक कंडीशन ब्लॉक होता है। एक कंडीशन लगा दी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होने पर, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उस ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय इफ़ के साथ हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, कंडीशन ब्लॉक होता है। जब वो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उस ब्लॉक में दिए गए जो भी स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, वो बाहर आ जाता है स्किप करके। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमने एक सिंटेक्स लिखा है कि मान लो हमने ले लिया a बराबर 10 ले लिया और b बराबर हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। ठीक है, और हमने एक कंडीशन लगाई इफ़ a ग्रेटर देन b, ये हमारी कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन ब्लॉक हो गया। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? इस ब्लॉक में दिए गए जो भी स्टेटमेंट है, यानी ये जो ब्लॉक है इसमें दिए गए स्टेटमेंट है सी आउट ए इज़ बिग, ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? ए इज़ बिग। अगर हम लोग ये कर लेते हैं कि a बराबर 10 और b बराबर 15, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये क्या करेगा? कोई भी स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो जंप करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन लगाई गई है ब्लॉक के अंदर वो हमारी फॉल्स है। सेकंड इसमें बात करते हैं हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखो क्या होता है। इफ़ एल्स क्या होता है? इसमें इफ़ के साथ एल्स ब्लॉक भी जोड़ दिया जाता है। इफ़ एल्स में क्या होता है? इफ़ भी एक कंडीशन ब्लॉक है और इफ़ एल्स भी एक कंडीशन ब्लॉक है। होता क्या है कि इफ़ के साथ हम लोग एल्स ब्लॉक भी जोड़ देते हैं। एल्स ब्लॉक में कौन से स्टेटमेंट आते हैं? जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होते हैं। इफ़ के अंदर तो हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि इफ़ के अंदर जो कंडीशन ट्रू होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब एल्स के अंदर क्या होता है कि मान लो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाले क्या हो जाएंगे? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो वो एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। मान लो a बराबर हमने 10 किया और b बराबर हमने क्या कर लिया? 15 कर लिया। तो इसमें क्या होता है? हम लोग पहले कंडीशन चेक करेंगे इफ़ की, क्या a बड़ा है b से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। हमारे सामने क्या आ जाएगा? सी आउट b इज़ बिग। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? b इज़ बिग। तो ये इफ़ और एल्स होता है कंडीशन ब्लॉक, यानी कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होते हैं। इफ़ में क्या होता है कि कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और अगर फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा। इफ़ एल्स में क्या होता है कि इफ़ वाले में तो कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होते हैं और अगर फॉल्स है तो एल्स वाला इसमें एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड हमारा बच्चा है इसके अंदर स्विच केस, और अगला टॉपिक हमारा बचा है इसके अंदर लूप स्ट्रक्चर। उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो भी क्लासेस चल रही है अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग घर पे बैठ के ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।